जापान का एक द्वीप है ओकिनावा। उसे कभी अमर लोगों की भूमि कहा जाता था। आज भी वहाँ की औरतें दुनिया में सबसे लंबा और सबसे स्वस्थ जीवन जीती हैं। और जब उनसे उनका राज पूछा जाता है तो एक शब्द बार बार सामने आता है, इकिगाई। हाँ, इकिगाई। ये एक ऐसा शब्द है जिसे हमने शायद इंस्टाग्राम पर देखा हो या किसी सेल्फ हेल्प किताब के कवर पर ये है क्या असल में? बिल्कुल, और आज हम इसी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे श्रोता ने हमें इकिगाई पर ढेर सारे स्रोत भेजे हैं। इसमें साइंटिफिक रिसर्च है, किताबें हैं, लेख हैं। तो हमारा मिशन बिल्कुल साफ है। इस मशहूर शब्द के पीछे की सच्चाई को जानना। हाँ, और ये भी देखना कि पश्चिमी दुनिया में जो इकिगाई का विचार इतना मशहूर है वो असली जापानी इकिगाई से कितना अलग है। तो हम इसे विज्ञान, ओकिनावा के लोगों की जिंदगी और इसके पीछे के दर्शन तीनों नजरियों से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से ज्यादातर लोगों का इकिगाई से परिचय होता है, वो मशहूर वेन डायग्राम। हाँ, वो 4 गोले जो एक दूसरे को काटते हैं। बिल्कुल। पहला, वो जो आपको पसंद है। दूसरा, वो जिसमें आप माहिर हैं। तीसरा, जिसकी दुनिया को जरूरत है। और चौथा, जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं। और जहां ये चारों मिलते हैं वो है आपका इकिगाई। हाँ, सुनने में तो बहुत परफेक्ट लगता है ना? सुनने में परफेक्ट लगता है, लेकिन यहीं पर इस कहानी का सबसे बड़ा आहा मोमेंट छिपा है। अच्छा। जब हमने इसकी जड़ें खोजी तो पता चला कि ये डायग्राम जापानी है ही नहीं। क्या मतलब, ये कैसे हो सकता है? इसे तो हर जगह इकिगाई का प्रतीक माना जाता है। यही तो बात है। कहानी 2011 में स्पेन से शुरू होती है। एक स्पेनिश ज्योतिषी थे, आंद्रेस जुजुनागा। स्पेन से? हाँ, उन्होंने मकसद यानी पर्पस के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए ये डायग्राम बनाया था। फिर 2014 में मार्क विन नाम के एक ब्लॉगर ने अच्छा, बस पर्पस शब्द को हटाकर इकिगाई लिख दिया और वो वायरल हो गया। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। मुझे सोचना पड़ रहा है कि आखिर ये इतना वायरल हुआ क्यों? शायद इसलिए कि ये हमें एक आसान सा फॉर्मूला देता है। हाँ, एक ऐसी चीज जिसे हम अपनी नौकरी में खोज सकते हैं। ये उस मुश्किल सवाल का एक आसान जवाब लगता है कि मुझे अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आकर्षक विचार है, लेकिन ये असली इकिगाई के सार को बहुत छोटा कर देता है। हमारे श्रोता ने जो स्रोत भेजे हैं उनमें एक न्यूरो साइंटिस्ट हैं, केन मोगी। वो इस डायग्राम को बहुत सख्त शब्दों में बकवास कहते हैं। बकवास? ये तो काफी कड़ा शब्द है। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका कहना है कि असली इकिगाई के लिए सिर्फ एक शर्त जरूरी है। सिर्फ एक? हाँ, वो जो आपको पसंद है। बाकी 3 शर्तें कि आप उसमें माहिर हों, दुनिया को उसकी जरूरत हो या उसके लिए पैसे मिलें, ये सब जरूरी नहीं है। अच्छा। वो एक मजेदार उदाहरण देते हैं। कहते हैं कि अगर किसी को बहुत ही बेसुरा कारोके गाना पसंद है तो वो भी उसका इकिगाई हो सकता है। ये दिलचस्प है। मतलब मेरा बाथरूम में बेसुरा गाना भी मेरा इकिगाई हो सकता है, भले मेरे घर वाले चाहे कि मैं चुप हो जाऊं। बिल्कुल। पर इसमें एक विरोधाभास नहीं लगता? एक तरफ हम ओकिनावा के स्वस्थ और लंबे जीवन की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक अकेले बेसुरा गाने वाले का इकिगाई। ये दोनों विचार एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और यही हमें इकिगाई की गहरी समझ की ओर ले जाता है। केन मोगी का मुद्दा यह है कि इकिगाई का पैमाना बाहरी दुनिया तय नहीं करती, वो अंदर से आता है। ठीक है। ये किसी बड़े लक्ष्य के बारे में नहीं, बल्कि व्यक्तिगत आनंद और संतुष्टि के बारे में है। ये आपको किसी भी चीज से मिल सकता है, चाहे वो कितनी भी छोटी या निजी क्यों ना हो। ठीक है, तो अगर ये वेन डायग्राम असली नहीं है तो फिर दुनिया की दिलचस्पी इकिगाई में जगी कैसे? इसका स्रोत तो ओकिनावाई है ना? हाँ, सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। वो जगह जो दुनिया के 5 ब्लू जोन्स में से एक है, जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। और ये सिर्फ लंबा जीना नहीं है, बल्कि स्वस्थ जीना है। बिल्कुल। ओकिनावा में कैंसर, दिल की बीमारी, डिमेंशिया, ये सब उम्र से जुड़ी बीमारियां बाकी दुनिया से बहुत कम है। हाँ। और जब इन 100 साल के बुजुर्गों से पूछा गया कि उनकी लंबी उम्र का राज क्या है, तो उन्होंने अपनी डाइट या एक्सरसाइज का जिक्र नहीं किया। उन्होंने कहा हमारा इकिगाई। उनके लिए इसका मतलब क्या था? कोई बड़ा दुनिया बदलने वाला लक्ष्य? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके लिए इसका मतलब बहुत सरल और जमीन से जुड़ा हुआ है। जैसे? सुबह बिस्तर से उठने की वजह। ये वजह कुछ भी हो सकती है। अपने परपोते परपोतियों से मिलना, अपने बगीचे में काम करना या दोस्तों के साथ बातें करना।
और अब विज्ञान भी इस सोच का समर्थन कर रहा है। हाँ, कर रहा है। हमारे श्रोता ने जो स्टडी भेजी है, जागे स्टडी, उसके नतीजे तो कमाल के हैं। हाँ। ये एक बहुत बड़ी जापानी स्टडी थी। हाँ, जिसमें हजारों बुजुर्गों पर सालों तक नजर रखी गई और नतीजे साफ थे। क्या थे नतीजे? जिन बुजुर्गों ने बताया कि उनके पास इकिगाई है, मतलब सुबह उठने की कोई वजह है, हाँ। उनमें अगले 3 सालों में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का खतरा काफी कम पाया गया। कितना कम? आंकड़े क्या कहते हैं? उनमें रोजमर्रा के काम करने की क्षमता खोने, जिसे फंक्शनल डिसेबिलिटी भी कहते हैं, उसका खतरा 31% कम था। 31%? और शायद सबसे जरूरी, डिमेंशिया होने का खतरा 36% कम था। वाओ! ये सिर्फ एक अच्छी सोच नहीं है, इसका दिमाग और शरीर पर सीधा मापने लायक असर होता है। बिल्कुल। और ओकिनावा के लोगों की पूरी जीवन शैली इसी एहसास को और मजबूत करती है, जैसे उनकी वो मोआए नाम की परंपरा। हाँ, मोआए अद्भुत है। ये 5-6 दोस्तों का एक ग्रुप होता है जो बचपन में बनता है और जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देता है। ये सिर्फ भावनात्मक सहारा नहीं है ना? नहीं, ये आर्थिक सहारा भी है। अगर किसी को पैसों की जरूरत है तो ग्रुप उसकी मदद करता है। ये एक ऐसा सोशल सेफ्टी नेट है जो सरकार नहीं बल्कि आपका समुदाय आपको देता है। ये अकेलापन दूर करने का सबसे कारगर तरीका लगता है। और उनका खान-पान भी। वहाँ हारा हाची बू का सिद्धांत चलता है। ये कहना कितना आसान है, पर करना उतना ही मुश्किल। बिल्कुल। ये 2500 साल पुरानी सीख है कि पेट 80% भर जाने पर खाना बंद कर दो। ये ओवर ईटिंग से बचाता है। मुझे लगता है कि मेरा पेट 80% पर है। ये पता चलने तक मैं 110% पर पहुंच चुका होता हूँ। ये हम सबके साथ होता है। लेकिन उनका भोजन भी तो काफी अलग है। ज्यादातर पौधे आधारित, शकरकंद, टोफू और करेला। जिसे वे गोया कहते हैं, ये उनकी डाइट का मुख्य हिस्सा है। मांस बहुत कम। और उनकी शारीरिक गतिविधि भी बहुत स्वाभाविक है। वो जिम नहीं जाते। नहीं, उनकी जिंदगी ही एक्सरसाइज है। लगभग हर 100 साल के बुजुर्ग का अपना एक छोटा सा बगीचा होता है। रोज सुबह उठकर सब्जियां उगाना, निराई गुड़ाई करना। ये रोज का हल्का व्यायाम भी है और प्रकृति से जुड़ाव भी। हाँ। और एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया, वो है रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट। वहां रिटायरमेंट जैसा कुछ है ही नहीं। हाँ, ये हमारे लिए एक बहुत अजीब सोच है। हम तो अपनी नौकरी के पहले दिन से रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाने लगते हैं। तो इसका उनके लिए क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो कभी काम करना बंद नहीं करते। लेकिन यहाँ काम का मतलब 9 से 5 की नौकरी नहीं है। इसका मतलब है वो काम करते रहना जो उन्हें पसंद है और जो उन्हें एक मकसद देता है। बिल्कुल। कोई मछली पकड़ता रहता है, कोई बुनाई करता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है। वो हमेशा सक्रिय और समाज का एक उपयोगी हिस्सा बने रहते हैं। शायद लंबी और स्वस्थ जिंदगी का असली राज यही है, कभी रुकना नहीं। ओकिनावा की जीवन शैली वाकई कमाल की है, लेकिन ये सब बाहरी चीजें हैं। क्या इकिगाई सिर्फ इन आदतों का नतीजा है या इसके पीछे कोई गहरी सोच, कोई दर्शन भी है? बिल्कुल है। और यहीं पर डॉक्टर मेयो को कामिया का काम बहुत जरूरी हो जाता है। उन्हें इकिगाई की जननी भी कहा जाता है। हाँ, उन्होंने 1950 के दशक में कुष्ठ यानी लेप्रेसी रोगियों पर अध्ययन किया था। ये वो मरीज थे जिन्हें समाज ने पूरी तरह से बाहर निकाल दिया था। वो शायद सबसे कठिन और अकेली परिस्थितियों में जी रहे थे। और इसके बावजूद डॉक्टर कामिया ने पाया कि उनमें से कई लोगों में जीने का एक गहरा मकसद था। कोई अपनी यादों में जीता था, कोई छोटी छोटी कलाकृतियां बनाता था। यहीं से उन्होंने एक बहुत जरूरी फर्क बताया। क्या? उन्होंने इकिगाई, जो मकसद का स्रोत है, और इकिगाई कान, उस स्रोत से मिलने वाली भावना या एहसास में फर्क किया। एक मिनट, इसे थोड़ा और समझते हैं। इकिगाई मतलब स्रोत, जैसे मेरा परिवार, ये मेरा काम। हाँ। और इकिगाई कान मतलब वो एहसास जो मुझे उस स्रोत से मिलता है। बिल्कुल। इकिगाई कान वो गहरी भावना है कि हाँ, मेरा जीवन जीने लायक है। और डॉक्टर कामिया के अनुसार इस एहसास को महसूस करने के लिए 7 मनोवैज्ञानिक जरूरतें पूरी होनी चाहिए। 7 जरूरतें? ये तो काफी ज्यादा लगते हैं। क्या ये किसी तरह की चेकलिस्ट है? नहीं, ये कोई चेकलिस्ट नहीं है जिसे आप टिक करते जाएं। ये एक समग्र अनुभव है। जैसे पहली जरूरत है जीवन से संतुष्टि, और दूसरी है बदलाव और विकास। ये महसूस करना कि आप जिंदगी में कहीं जा रहे हैं, आप रुके हुए नहीं हैं। तीसरी है एक उज्जवल भविष्य की उम्मीद। चौथी है जुड़ाव या अनुगुंज, मतलब दूसरों के साथ और दुनिया के साथ एक कनेक्शन महसूस करना। हाँ, ये सीधे सीधे ओकिनावा की मोआई परंपरा से जुड़ता है। पांचवी है चुनने की आजादी, छठी है आत्म साक्षात्कार, और सातवीं है जीवन में अर्थ और मूल्य।
ये महसूस करना कि आपका होना मायने रखता है। जब आप इसे इस तरह से देखती हैं तो ये उस 4 गोलों वाले करियर केंद्रित डायग्राम से कहीं ज्यादा गहरा और मानवीय लगता है। बिल्कुल, ये इंसान होने के पूरे अनुभव के बारे में है। तो न्यूरोसाइंटिस्ट केन मोगी इसी गहरी समझ को रोजमर्रा की जिंदगी में उतारने का एक तरीका बताते हैं, है ना? उनके वो 5 स्तंभ। हाँ, उनके 5 स्तंभ हैं, जो किसी एक बड़े मकसद के बजाय छोटी छोटी चीजों में खुशी खोजने पर जोर देते हैं। ठीक है, तो ये 5 स्तंभ क्या हैं? पहला है छोटी शुरुआत करना, बड़े लक्ष्यों से घबराने के बजाय बस पहला छोटा कदम उठाना। दूसरा है खुद को मुक्त करना, मतलब अहंकार और दूसरों की राय के बोझ से आजाद होना। हाँ, अपने बेसुरा कराओके को एंजॉय करना बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। तीसरा है तालमेल और निरंतरता। चौथा है छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढना, सुबह की पहली कॉफी का स्वाद, खिड़की से आती सूरज की रोशनी। इन पलों को पूरी तरह से महसूस करना। और 5वां और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है वर्तमान में रहना। ये वही है जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो की स्थिति कहते हैं। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। बिल्कुल, यह है इकिगाई के अनुभव का केंद्र है। तो इन सभी स्रोतों को एक साथ रखकर देखें तो ऐसा लगता है कि हम एक शब्द इकिगाई के 3 अलग-अलग चेहरों से मिले हैं। ठीक है। पहला पश्चिमी दुनिया का करियर वाला वेन डायग्राम, जो एक आकर्षक मिथक निकला। दूसरा ओकिनावा का लंबी उम्र वाला लाइफस्टाइल, जो हमें सामाजिक जुड़ाव, सही खान-पान और निरंतर गतिविधि का व्यवहारिक महत्व सिखाता है। और तीसरा डॉक्टर काम्या और केन मोगी का गहरा मनोवैज्ञानिक अर्थ। इन सबको मिलाकर देखें तो सबसे बड़ी सीख क्या निकलती है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी सीख ये है कि असली जापानी इकिगाई उस वेन डायग्राम से कहीं ज्यादा व्यापक और सुलभ है। सुलभ मतलब आसानी से मिलने वाला। हाँ, ये कोई एक बड़ा मायावी लक्ष्य नहीं है जिसे आपको पहाड़ों पर जाकर खोजना है। एक बहुत बड़ा दबाव हट जाता है। आपको अपनी एक सच्ची कॉलिंग खोजने की जरूरत नहीं है। एक जापानी सर्वे का भी जिक्र था हमारे स्रोतों में। हाँ, जिसमें पाया गया कि जापान में एक औसत व्यक्ति के पास इकिगाई के 8 से 9 अलग-अलग स्रोत होते हैं। 8 से 9? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसका मतलब है कि इकिगाई एक अकेली चीज नहीं है। ये छोटी-छोटी सार्थक चीजों, रिश्तों और पलों का एक संग्रह है। आपका परिवार आपका इकिगाई हो सकता है, साथ ही साथ आपकी सुबह की सैर, आपकी बागवानी। तो किसी दोस्त के साथ एक अच्छी बातचीत और आपका बेसुरा कराओके गाना भी। तो राज एक आदर्श नौकरी खोजने में नहीं है। राज एक ऐसी मानसिकता विकसित करने में है जो रोजमर्रा की जिंदगी में मूल्य पाती है, दूसरों से जुड़ी रहती है और चलती रहती है। संक्षेप में स्रोतों से यह साफ है कि इकिगाई कोई ऐसी ही चीज नहीं है जिसे आप खोजते हैं। यह एक एहसास है जिसे आप जीते हैं। यह महसूस करना कि आपका जीवन जीने लायक है। और यह एहसास किसी एक चीज से नहीं, बल्कि छोटी छोटी खुशियों, गहरे रिश्तों और व्यक्तिगत विकास के एक पूरे स्पेक्ट्रम से आता है। और अब हमारे श्रोता के लिए एक विचार जो इस पूरी चर्चा से निकल कर आता है। डॉक्टर काम्या ने इकिगाई यानी मकसद का स्रोत और इकिगाई कान यानी उसका एहसास के बीच जो फर्क बताया है वो बहुत शक्तिशाली है। तो सवाल यह उठता है, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आदर्श इकिगाई, उस संज्ञा की तलाश ही हमें रोजमर्रा की जिंदगी में इकिगाई कान, उस एहसास का अनुभव करने से रोक रही है? हम एक बड़े जवाब की तलाश में उन छोटे छोटे पलों को नजरअंदाज कर देते हैं जहां असली खुशी छिपी है। मेरा इकिगाई क्या है? एक बहुत बड़ा डरावना सवाल हो सकता है। शायद बेहतर सवाल यह है, आज मुझे किन चीजों से इकिगाई का एहसास हो रहा है? ये ध्यान को भविष्य की एक काल्पनिक खोज से हटाकर वर्तमान के ठोस अनुभव पर लाता है। और शायद असली इकिगाई वहीं छिपा है।